हेलो, गुड इवनिंग टू ऑल। आज आ, और एक क्लास लेके आ गए हम। लास्ट डे मैं क्लास नहीं ले पाई, कुछ पर्सनल रीज़न था। आ, आज लाइव क्लास लेने वाली थी पर मेरा और एक दूसरा इम्पोर्टेंट काम आ गया, इसलिए मैं सोची कि क्लास मिस होने से अच्छा है कि मैं कुछ आप लोगों को मटेरियल दे दूँ, कुछ डिस्कशन कुछ समय के लिए कम से कम मैं प्रोवाइड कर दूँ। इसीलिए मैं अभी मतलब 6:30 हो रहा है, तो मैं 7 बजे से क्लास है, तो मैं उससे पहले जितना हो सके मैं रिकॉर्ड करके आप लोगों को दे रही हूँ। ठीक है, ज़्यादा लेंदी नहीं होगा, क्लास शॉर्ट में होगा, पर कुछ ना कुछ डिस्कशन तो होगा। चलिए क्लास स्टार्ट कर देते हैं। आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? इससे पहले जो हम लोगों का था कोर्स 3 था, सॉरी कोर्स 4, 3 तो है ही नहीं इस सेम में, अगले सेम में होगा। कोर्स 4 हम लोगों का कंप्लीट हो गया था, कंसेप्ट भी हो गया और PYQ भी कंप्लीट हो चुका है। अब इस क्लास में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? कोर्स 5। कोर्स 5 के अंदर क्या है? अंडरस्टैंडिंग डिसिप्लिन एंड सब्जेक्ट, डिसिप्लिन एंड सब्जेक्ट्स, यानी कि अनुशासन और विषयों की समझ। ठीक है, इसके इसके अंदर जो यूनिट 1 है उसी को इस क्लास में हम डील करेंगे। ठीक है, यूनिट 1 में क्या है? डिसिप्लिन एंड सब्जेक्ट। डिसिप्लिन क्या है और सब्जेक्ट क्या है, ये बहुत अच्छे से हम लोग डिस्कस किए थे पहले भी। अब बस रिवाइज जैसे हम डिस्कस करेंगे, ज़्यादा इन डेप्थ में नहीं जाएंगे। डिसिप्लिन क्या है, सब्जेक्ट क्या है, एक जो बेसिक कंसेप्ट है उसको देखेंगे। ठीक है, इसके अंदर क्या क्या है एक बार देख लेते हैं। एजुकेशन एज interdisciplinary field of study, the nature and characteristics of a discipline, emergence of various disciplines from education, education से कितने टाइप का disciplines emerge हुआ है, then merger of various disciplines into education की बहुत सारे discipline कैसे education के अंदर merge हुए हैं, then interrelation and interdependence amongst various school subjects। ठीक है, इतने सारी चीज़ें इस यूनिट के अंदर है। देखिए डिसिप्लिन क्या है और सब्जेक्ट क्या है। डिसिप्लिन क्या है? फर्स्ट ऑफ ऑल डिसिप्लिन एक ब्रांच ऑफ नॉलेज है। सब्जेक्ट में बाद में मैं आती हूँ, पहले डिसिप्लिन क्या है उसको मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ। डिसिप्लिन एक ब्रांच ऑफ नॉलेज है जहाँ पे एक सिस्टमेटिक स्ट्रक्चर को फॉलो किया जाता है, जिसके अंदर कुछ थ्योरीज रहता है, जिसके बेसिस पे जो हमारा कंटेंट है उसको हम अरेंज करते हैं। कुछ प्रिंसिपल्स फॉलो किया जाता है कि किस तरीके से हम कंटेंट को अरेंज करेंगे, और कुछ मेथोडोलॉजीज रहता है। तो नॉलेज नॉलेज रिलेटेड ही है डिसिप्लिन, पर नॉलेज को हम कैसे ऑर्गेनाइज करेंगे वो डिसिप्लिन बताता है। तो डिसिप्लिन क्या है? एक ब्रॉड एरिया ऑफ स्टडी है, एक ब्रॉड एरिया ऑफ स्टडी है जिसके अंदर क्या होता है कि हम सब्जेक्ट्स को कैसे रखेंगे, या फिर टेक्स्ट बुक है, टेक्स्ट बुक को कैसे एक्सक्यूज मी कैसे हम सब्जेक्ट के अंदर जो टेक्स्ट बुक वगैरह है उसको हम किस क्लास में क्या रखेंगे, किस स्टैंडर्ड में क्या टेक्स्ट बुक रहेगा, टेक्स्ट बुक के अंदर क्या कंटेंट रहेगा, ये सारी चीज़ें ब्रॉड एस्पेक्ट से डिसिप्लिन में रहता है। जैसे हिस्ट्री, मैथमेटिक्स, फिजिक्स, साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी, ये सारे डिसिप्लिन का एग्जाम है। और सब्जेक्ट क्या है? सब्जेक्ट होता है एक स्पेसिफिक एरिया ऑफ स्टडी विद इन ए डिसिप्लिन। तो डिसिप्लिन जिसके अंदर सब्जेक्ट है ना। डिसिप्लिन क्या है? डिसिप्लिन ब्रॉड कंसेप्ट है जिसके अंदर सब्जेक्ट रहता है। सब्जेक्ट एक स्पेसिफिक एरिया ऑफ स्टडी को डिनोट करता है। जैसे साइंस एक डिसिप्लिन है, उसके अंदर फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी है। सोशल साइंस एक बड़ा एरिया है, एक ब्रॉड एस्पेक्ट है जिसको हम डिसिप्लिन बोलेंगे, उसके अंदर हिस्ट्री, जियोग्राफी रहता है, लाइक दिस। तो ये था डिसिप्लिन और सब्जेक्ट का डेफिनेशन। अगर की डिफरेंस देखा जाए क्या क्या है,
स्कोप अगर देखा जाए डिसिप्लिन का ब्रॉड फील्ड ऑफ स्टडी रहता है, सब्जेक्ट का स्पेसिफिक एरिया ऑफ स्टडी रहता है। नेचर क्या रहता है, डिसिप्लिन का कंसेप्ट बेस्ड रहता है, थ्योरी बेस्ड रहता है, रिसर्च बेस्ड रहता है। और सब्जेक्ट का क्या रहता है, प्रैक्टिकल और इंस्ट्रक्शनल, आपको इम्प्लीमेंट करना है ना अब, तो इसीलिए इसका नेचर प्रैक्टिकल और इंस्ट्रक्शनल हो जाता है। एग्जाम्पल क्या है डिसिप्लिन का, ह्यूमैनिटीज, साइंस, सोशल साइंस, ये है एग्जाम्पल। सब्जेक्ट का क्या एग्जाम्पल है, हिस्ट्री, केमिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, ये है सब्जेक्ट का एग्जाम्पल। ठीक है, तो ये गया ओवरऑल कंसेप्ट ऑफ डिसिप्लिन एंड सब्जेक्ट। अब आते हैं एजुकेशन एज इंटरडिसिप्लिनरी फील्ड ऑफ एजुकेशन एज इंटरडिसिप्लिनरी फील्ड ऑफ स्टडी। इंटरडिसिप्लिनरी फील्ड ऑफ स्टडी में क्या होता है, बहुत सारे डिसिप्लिन से, देखिए ये जो वर्ड है ना, इसको अगर आप ब्रेक डाउन करेंगे तो आप आंसर आपको मिल जाएगा। इंटर डिसिप्लिनरी, डिसिप्लिनरी मतलब डिसिप्लिन, बहुत सारे डिसिप्लिन। अब इंटर मतलब क्या है, अंत, मतलब अंतर्गत। ठीक है, बहुत सारे डिसिप्लिन से कुछ ना कुछ चीज़ें हम लेते हैं और एक पर्टिकुलर नॉलेज को बिल्डअप करते हैं। ठीक है, तो एजुकेशन में भी ऐसा होता है कि बहुत सारे सब्जेक्ट से, बहुत सारे डिसिप्लिन, डिसिप्लिन यानी कि ब्रॉड एस्पेक्ट, ब्रॉड स्टडी, फील्ड ऑफ स्टडी से हम क्या करते हैं, कंटेंट को लेते हैं, नॉलेज को लेते हैं, कंसेप्ट को लेते हैं और एजुकेशन के अंदर उसको पुट करते हैं। तो इसीलिए एजुकेशन का नेचर क्या है, इंटरडिसिप्लिनरी। अगर एग्जाम्पल के तौर पर देखा जाए, एजुकेशन के अंदर आपको साइकोलॉजी भी मिलेगा, आपको इकोनॉमिक्स भी मिलेगा, आपको सोशियोलॉजी भी मिलेगा, आपको फिलोसफी भी मिलेगा, आपको स्टैटिस्टिक्स भी मिलेगा, है ना। तो हर डिसिप्लिन से कुछ ना कुछ चीज़ें, कंसेप्ट हो चाहे थ्योरीज हो, लेना ही पड़ता है एजुकेशन में, तब जाके एजुकेशन सब्जेक्ट बनता है ना। तो ये है कंसेप्ट ऑफ एजुकेशन एज इंटरडिसिप्लिनरी फील्ड ऑफ। ठीक है, अगर देखा जाए साइकोलॉजी एंड एजुकेशन, साइकोलॉजी से क्या क्या एजुकेशन लिए हैं, एजुकेशन साइकोलॉजी से बच्चों का कॉग्निटिव डेवलपमेंट कैसे होगा, एक टीचर को जानना पड़ेगा, तो एजुकेशन यहाँ से ये चीज़ साइकोलॉजी से ले लिया है। बच्चों का बिहेवियरल एस्पेक्ट समझने के लिए बच्चों टीचर को बिहेवियरल थ्योरीज के बारे में पढ़ना पड़ेगा, तो ये कहाँ से लिए हैं, साइकोलॉजी से उठा के ले लिए हैं। बच्चों का लर्निंग डेवलपमेंट कैसे होता है, बच्चे कैसे मोटिवेटेड होते हैं, कब डिमोटिवेटेड होते हैं, कब बच्चों को काउंसलिंग का ज़रूरत होते हैं, ये सारे जो कंसेप्ट है साइकोलॉजी से लिया गया है। देन सोशियोलॉजी एंड एजुकेशन, सोशियोलॉजी से एजुकेशन क्या क्या लिए हैं कि सोसाइटी के अंदर क्या क्या क्लास डिस्ट्रीब्यूशन है, क्या क्या कास्ट डिस्ट्रीब्यूशन है, जेंडर, ये सारे यानी कि सोशल स्ट्रैटिफिकेशन का जो कंसेप्ट है सोशियोलॉजी से एजुकेशन ले लिया है। देन एजुकेशनल इक्विटी, हर बच्चों को बराबर से एजुकेशन प्रोवाइड करने का कंसेप्ट सोशियोलॉजी से उठाया गया है। देन सोसाइटी के अंदर स्कूल का क्या रोल है, ये भी सोशियोलॉजी से एजुकेशन में ऐड ऑन किया गया है। देन फिलोसफी एंड एजुकेशन, फिलोसफी बताते हैं कि नॉलेज किस किस प्रकार का है, किस तरीके का मतलब नॉलेज को आप कैसे ले सकते हैं, कैसे जनरेट कर सकते हैं, कैसे आप ट्रांसमिट कर सकते हैं, है ना। तो ये सारी चीज़ें फिलोसॉफी से लिया गया है। बहुत सारे इज्म है, जैसे कि आइडियलिज्म, प्रैग्माटिज्म, आदर्शवाद, फिर निर्माणवाद यानी कि कंस्ट्रक्टिविज्म, ये सारी चीज़ें फिलोसॉफी से एजुकेशन में, फिलोसॉफी में लिया गया है। ठीक है, देन टेक्नोलॉजी एंड एजुकेशन, टेक्नोलॉजी से क्या क्या चीज़ें एजुकेशन लिए हैं, टेक्नोलॉजी से क्या क्या लिया गया है, जैसे कि ई लर्निंग का कंसेप्ट टेक्नोलॉजी से लिया गया है। कैसे बच्चों को, जैसे अभी मैं ऑनलाइन क्लास या फिर जो ई लर्निंग प्लेटफॉर्म में आप लोगों को पढ़ा रही हूँ, ये कंसेप्ट टेक्नोलॉजी का हेल्प अगर नहीं मिलेगा तो ये पॉसिबल नहीं है।
आईओटी इन एजुकेशन की कैसे स्मार्ट क्लासरूम बनाया जाए, कैसे अटेंडेंस को ऑटोमेटेड कर सकते हैं, या फिर जो लर्निंग टूल्स है उसको कैसे आप इंटरैक्टिव बनाएं। ये सारी चीज़ें टेक्नोलॉजीज के हेल्प से ही हम कर पाते हैं। एआई आज के डेट पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो ये कैसे आप एजुकेशन में इसको मतलब इसका रोल एजुकेशन में क्या है, कैसे आप इस चीज़ को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं एजुकेशन के अंदर, ये सारी चीज़ें टेक्नोलॉजी से हमको सीखने को मिलता है। तो ये है एजुकेशन एज इंटरडिसिप्लिनरी फील्ड ऑफ स्टडी। देन आते हैं नेचर एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए डिसिप्लिन। नेचर एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए डिसिप्लिन। डिसिप्लिन तो हम देखे हैं कि ये एक बहुत बड़ा एक ब्रॉड एस्पेक्ट से नॉलेज को डिनोट करता है। डिसिप्लिन जहाँ पे सिस्टमेटिकली कंटेंट को हम अरेंज करते हैं, ठीक है। और क्या है कि ये इसके अंदर थ्योरीज रहता है, कंसेप्ट, मेथोडोलॉजीज, ये सारी चीज़ें रहता है। अब इसका नेचर अगर देखा जाए क्या क्या हो सकता है, बेसिकली नॉलेज आप कैसे सिस्टमेटिक वे से ऑर्गेनाइज कर सकते हैं इसी पे फोकस किया जाता है। मतलब नॉलेज कैसे स्ट्रक्चर होगा। मान लीजिए एक एग्जाम्पल अगर है फोटोसिंथेसिस, तो फोटोसिंथेसिस का कंसेप्ट किस एज में सब्जेक्ट के अंदर, मतलब साइंस के अंदर सब्जेक्ट जो है स्पेसिफिक सब्जेक्ट, उसके अंदर लाइफ साइंस अगर देखा जाए उसके अंदर फोटोसिंथेसिस को किस स्टैंडर्ड में किस तरीके से आप पुट करेंगे। ये जो स्ट्रक्चर है ये सिस्टमेटिक वे से हम डिसिप्लिन से ही हमको सीखने को मिलता है। देन डिफाइंड स्कोप एंड बाउंड्रीज। डिफाइंड स्कोप्स एंड बाउंड्रीज क्या है कि हर एक डिसिप्लिन में क्या होता है कि कुछ स्पेसिफिक डोमेन रहता है जिसको फोकस करके उसको बनाया जाता है, अरेंज किया जाता है कंटेंट को, और उसका कुछ लिमिटेशन भी रहता है, कुछ सीमाएं भी रहता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल फिजिक्स में जो नेचुरल लॉज के बारे में हम पढ़ते हैं, ऐसा ही हम सोशियोलॉजी के अंदर ह्यूमन सोसाइटी में फोकस डालते हैं। मतलब हर सब्जेक्ट के अंदर, हर डिसिप्लिन के अंदर कुछ स्पेसिफिक डोमेन पे फोकस करते हुए कंटेंट को अरेंज किया जाता है, ठीक है। देन स्पेसिफिक मेथड्स ऑफ इंक्वायरी। स्पेसिफिक मेथड्स ऑफ इंक्वायरी क्या है कि वेरियस जो डिसिप्लिन्स है उसके अंदर कुछ डिस्टिंक्ट रिसर्च मेथड्स रहता है, जैसे कि एक्सपेरिमेंट, ऑब्जर्वेशन, सर्वेज, हिस्टोरिकल एनालिसिस, ऐसे हर सब्जेक्ट में आपको अलग अलग तरीके का मिलेगा, ठीक है। तो मतलब एक एक डिसिप्लिन का नेचर क्या होगा, कैसा होगा, वो डिपेंड करता है कि वो किस तरीके का मेथड मतलब नेचर कैसा होगा डिसिप्लिन का, वो डिपेंड करता है किस मेथड को यूज किया जाता है, फॉलो किया जाता है, ठीक है। देन इवॉल्व्स ओवर टाइम। डिसिप्लिन ऐसा नहीं आज हम सोचे हैं कि चलो हिस्ट्री में ये सारी चीज़ें रख देंगे और उसको ऐसे सजा देंगे, उसको ऐसे अरेंज करवा देंगे तो हो जाएगा, ऐसा नहीं है। डिसिप्लिन धीरे धीरे बहुत समय लगा है इसको। आज जैसे हमको सब्जेक्ट मिलता है पढ़ने के लिए, वो बहुत दिन पहले से इसका शुरुआत हुआ है और वो मतलब वो चल रहा है और धीरे धीरे आज हमको इस तरीके का डिसिप्लिन सब्जेक्ट्स मिला है, ठीक है। जैसे कंप्यूटर साइंस, ये एक नया सब्जेक्ट है, फिर भी इसका इवोल्यूशन अगर देखा जाए 50 सेंचुरी में इसका मतलब इंट्रोडक्शन हो चुका है। 1940 टू 50 के बीच इसका इंट्रोडक्शन हो चुका है, फिर धीरे धीरे डेवलप करते करते आज के डेट पे जो मिला है ये हमको देखने को मिलता है।
देन इंटरडिसिप्लिनरी कनेक्शन, इंटरडिसिप्लिनरी कनेक्शन तो रहेगा ही कि बहुत सारे डिसिप्लिन्स को इकट्ठे करते हुए क्या होता है, इंटरकनेक्शन, इंटरकनेक्टेड, बहुत सारे डिसिप्लिन क्या होता है, इंटरकनेक्टेड रहता है और क्या होता है, एक दूसरे को इन्फ्लुएंस भी करते हैं, है ना। जैसे साइकोलॉजी और एजुकेशन साथ में काम करता है, तो और क्या करता है, टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को और इम्प्रूव बनाता है। तो ये तो क्या नेचर ऑफ डिसिप्लिन। अब है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डिसिप्लिन। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डिसिप्लिन क्या है कि एक डिसिप्लिन के अंदर कुछ यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स रहता है, जैसे कि ऑर्गेनाइज स्ट्रक्चर। डिसिप्लिन में ऑर्गेनाइज होता है, संगठित संरचना। हर डिसिप्लिन एक लॉजिकल और सिस्टमेटिक फ्रेमवर्क को फॉलो करता है। देन थियोरिटिकल एंड प्रैक्टिकल एस्पेक्ट, थियोरिटिकल और प्रैक्टिकल एस्पेक्ट से ही सब्जेक्ट्स को ऑर्गेनाइज, नॉलेज को ऑर्गेनाइज किया जाता है। स्पेशलाइज्ड लैंग्वेज, हर डिसिप्लिन के लिए अपना कुछ टेक्निकल टर्मिनोलॉजी रहता है, कुछ स्पेसिफिक तकनीकी शब्दावली रहता है ना, जो हर सब्जेक्ट का अलग अलग होता है। देन प्रेडिक्टेबिलिटी, प्रेडिक्टेबिलिटी एंड जनरलाइजेबिलिटी, यानी कि क्या हो रहा है ये, हाँ, जनरलाइज करने का जो एबिलिटी, जनरलाइजेबिलिटी, ठीक है, प्रेडिक्ट करने का एबिलिटी और जनरलाइज करने का एबिलिटी, ये दोनों ही एक सब्जेक्ट डिसिप्लिन में रहता है। देन फॉर्मल ट्रेनिंग एंड एजुकेशन, डिसिप्लिन को अच्छे से पढ़ाने के लिए, ट्रांसमिट करने के लिए फॉर्मल स्कूलिंग का ज़रूरत है। देन कंटिन्यूअस रिसर्च एंड डेवलपमेंट, कंटिन्यूअस रिसर्च और डेवलपमेंट डिसिप्लिन को और मॉडिफाई करके आगे ले जाने में हेल्प करता है, ठीक है। देन क्या टॉपिक था, इमर्जेंस एजुकेशन सब्जेक्ट से क्या क्या सब्जेक्ट इवॉल्व हुए हैं। सम ऑफ द मेजर डिसिप्लिन्स दैट हैव इमर्ज्ड फ्रॉम एजुकेशन, जैसे कि साइकोलॉजी एजुकेशन कंट्रीब्यूटेड इन द इमर्जेंस ऑफ साइकोलॉजी, जैसे कि कैसे आप ह्यूमन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को समझेंगे, कैसे ह्यूमन लर्निंग को समझेंगे, कैसे बिहेवियरल एस्पेक्ट चेंज होता है, ये सारी चीज़ें आप जानेंगे। ये स्पेसिफिक जो कोर साइकोलॉजी है उसमें नहीं रहता है, पर एजुकेशनल साइकोलॉजी इसमें कंट्रीब्यूट करता है ना। देन सोशियोलॉजी कैसे एजुकेशन से मतलब इन्फ्लुएंस्ड होता है। एजुकेशन सोशियोलॉजी इमर्जेंस में बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, कैसे, जैसे सोशल स्ट्रक्चर जो है वो स्कूल सिस्टम के अंदर कैसे आप ऑब्जर्व कर सकते हैं। एक स्कूल के अंदर, एक क्लास के अंदर बहुत सारे कल्चर से बच्चे आते हैं और मिलजुल जाते हैं, उससे हम क्या सीखते हैं, ये भी सोशियोलॉजी में आप ऐड कर सकते हैं। हर एक इंस्टीट्यूट का कुछ खासियत रहता है, उससे क्या होता है, बच्चों का जो बिहेवियरल एस्पेक्ट है वो उसमें भी चेंजेस दिखाई देता है, तो वो भी सोशल जो चेंज है उसमें कंट्रीब्यूट करता है। देन फिलोसॉफी, दर्शन शास्त्र, इससे क्या होता है, एजुकेशन कैसे इन्फ्लुएंस्ड होता है कि बहुत सारे फिलोसॉफिकल आइडियाज़ जैसे नॉलेज, एथिक्स, ह्यूमन नेचर, ये सारे एजुकेशनल थ्योरीज और पेडागोजी को क्या करता है, मतलब और हेल्दी बनाने में हेल्प करता है। बहुत सारे इज़म है, जैसे आइडियलिज्म, प्रैग्मेटिज्म, रियलिज्म, ये सारे तो फिलोसॉफी में है, पर एजुकेशन में इसका क्या इन्फ्लुएंस है, ये एजुकेशन सब्जेक्ट से हमको समझ में आता है, ठीक है। एक मिनट में आप लोग में से कोई मैसेज किया है, एक बार मैं चेक कर लेती हूँ।
एक मिनट। हाँ, अब क्या था, साइंस एंड टेक्नोलॉजी। साइंस एंड टेक्नोलॉजी में एडुकेशन का क्या रोल है, जैसे कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, ये जो साइंटिफिक जो डिसिप्लिन्स है, इसका जो कोर कंसेप्ट है उसमें कुछ कंट्रीब्यूशन नहीं रहता है, पर उस चीज़ को आप कैसे स्कूल के अंदर हैंडल करेंगे, बच्चों के साथ कैसे आप इस चीज़ को मतलब ये जो कोर कंसेप्ट है उसको पढ़ाने का क्या तरीका रहेगा, कैसे बच्चों को ये कोर कंसेप्ट समझ में आएगा, ये सारी चीज़ें एडुकेशन से ही साइंस और टेक्नोलॉजी के जैसे सब्जेक्ट में एड ऑन होता है। नेक्स्ट क्या है, इकोनॉमिक्स एंड पॉलिटिकल साइंस। एडुकेशन और मतलब इकोनॉमिक्स और पॉलिटिकल साइंस में भी ये दोनों सब्जेक्ट्स को इवॉल्व करने में भी कंट्रीब्यूशन रखते हैं। जैसे इकोनॉमिक पॉलिसीज, हर स्कूल में जो गवर्नेंस चलता है, सोशल स्ट्रक्चर, ये सारी चीज़ें अलग तरीके से एडुकेशन यानी कि जो एनवायरनमेंट है स्कूल का, इसमें हमको देखने को मिलता है। ठीक है, और इसी से ये कोर सब्जेक्ट भी और रीच हो जाता है। तो ये तो गया एडुकेशन सब्जेक्ट से क्या क्या सब्जेक्ट इवॉल्व हुए हैं। उसके बाद क्या था, मार्जर ऑफ वेरियस डिसिप्लिन इनटू एडुकेशन। ये तो गया एडुकेशन से क्या क्या इमर्ज हुए हैं। अब आएगा कि क्या क्या डिसिप्लिन मिलके बना, इसको कहते हैं मार्जर ऑफ वेरियस डिसिप्लिन इनटू एडुकेशन। अब एडुकेशन ऐसा सब्जेक्ट नहीं है कि चलो भाई आज जो इनपुट इसमें आ गया है, जो नॉलेज इसमें है, बस उसी वहीं पे रुक जाएगा, ऐसा सब्जेक्ट तो है नहीं, क्योंकि ये एक गतिशील सब्जेक्ट है। गतिशील सब्जेक्ट यानी कि हर टाइम दूसरे डिसिप्लिन में जो भी इम्प्रूवमेंट हो रहा है उसका कुछ ना कुछ इन्फ्लुएंस आपको एडुकेशन जैसे सब्जेक्ट में देखने को मिलेगा। तो क्या क्या सब्जेक्ट यहाँ पे मर्ज हुआ है एक बार देख लेते हैं। जस्ट इसका ऑपोजिट होगा कि एडुकेशन किस किस सब्जेक्ट को इवॉल्व होने में मदद करता है, इसका ऑपोजिट क्या है, वेरियस डिसिप्लिन जो मर्ज होके ये एडुकेशन जैसे सब्जेक्ट बना है। फर्स्ट ऑफ ऑल साइकोलॉजी। साइकोलॉजी हम देखे हैं कि साइकोलॉजिकल जो कोर कंसेप्ट है कि बच्चों का जो मोटिवेशन है या फिर कॉग्निटिव डेवलपमेंट है या फिर बच्चे कैसे चीज़ों को ग्रास्प करते हैं, मेमोरी पावर क्या है, ये सारी चीज़ें हमको साइकोलॉजी से ही ड्रॉ करना पड़ता है। सोशियोलॉजी सेम, सोशियोलॉजी में क्या होता है, सोशल स्ट्रक्चर, कल्चरल डेवलपमेंट, इक्विटी, ये सारी चीज़ें हमको एडुकेशन में सोशियोलॉजी सब्जेक्ट से मिलता है। देन फिलोसॉफी, फिलोसॉफी के अंदर जो टीचिंग आइडियोलॉजीज है, एथिकल कंसिडरेशन, ये सारी चीज़ें एडुकेशन के अंदर फिलोसॉफी से हमको देखने को मिलता है। देन साइंस एंड टेक्नोलॉजी, वही सेम कि लॉजिकल रीजनिंग कैसे आप करेंगे या फिर प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल बच्चों के अंदर कैसे आप बिल्ड करेंगे, कोऑपरेटिव और कोलाबोरेटिव लर्निंग स्टाइल, ये सारी चीज़ें, या फिर एआई बेस्ड लर्निंग जिसके थ्रू आप हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस करवा सकते हैं, ये सारी चीज़ें आपको साइंस से ही देखने को मिलेगा। देन इकोनॉमिक्स, अर्थशास्त्र से क्या होता है, रिसोर्स को आप कैसे एलोकेट करेंगे, कैसे पॉलिसी फ्रेमवर्क करेंगे, कैसे इकोनॉमिक ग्रोथ का हैंडल करेंगे, ये सारी चीज़ें आपको इकोनॉमिक्स से आपको देखने को मिलेगा। देन पॉलिटिकल साइंस, पॉलिटिकल साइंस के अंदर रहता है कि एजुकेशनल पॉलिसीज, गवर्नेंस, ये कैसे आप देखेंगे, है ना, और कैसे सारे बच्चों के लिए एजुकेशन को आप क्वालिटी एजुकेशन आपको आप कैसे इंश्योर करेंगे कि सबको बराबर से एजुकेशन मिलेगा। इसका इम्पैक्ट अगर देखा जाए कि इनोवेटिव टीचिंग मेथड्स आपको इससे देखने को मिलता है कि बहुत सारे डिसिप्लिन से अगर आप
स्ट्रेटेजी, टीचिंग स्ट्रेटेजी अपनाएंगे, तब बहुत तरीके का टीचिंग मेथड्स आपको आपके नॉलेज में आ सकता है। देन पर्सनालाइज्ड एंड अडॉप्टिव लर्निंग, अगर बहुत सारे डिसिप्लिन को अगर आप फॉलो करेंगे, तब क्या होगा कि आप पर्सनलाइज्ड और अडैप्टिव लर्निंग को आप यूज़ कर सकते हैं। पर्सनलाइज्ड यानी कि जिसको जैसे नीड है उस बेसिस पे नॉलेज को ट्रांसमिट करना, है ना। अडैप्टिव लर्निंग यानी कि एक अनुकूल बनाना एनवायरनमेंट को, कि ताकि बच्चे उस चीज़ को अच्छे से इजीली ले पाए, यानी कि कस्टमाइज्ड फॉर्म ऑफ टीचिंग, ठीक है। देन ग्लोबलाइजेशन ऑफ एजुकेशन, एजुकेशन को ग्लोबलाइज करना, यानी कि जो आपके देश में जो मिल रहा है, हमारे देश में जो मिल रहा है, वो तो अच्छी बात है, फिर ये भी हमको देखना पड़ेगा कि दूसरे आज के डेट में दूसरे कंट्रीज में क्या चल रहा है, कैसे पढ़ाया जा रहा है, किस टॉपिक को ज़्यादा फोकस दिया जा रहा है। ये सारी चीज़ें जानने से क्या होता है, ग्लोबलाइजेशन स्टेटस मिलता है। देन एनहांस्ड रिसर्च एंड डेवलपमेंट, एनहांस रिसर्च एंड डेवलपमेंट यानी कि अगर आप हर टाइम रिसर्च और डेवलपमेंट पे ध्यान देंगे, तो ऑटोमेटिक सब्जेक्ट का भी डेवलपमेंट होगा। तो वेरियस डिसिप्लिन में हर टाइम रिसर्च हो रहा है, उसका इन्फ्लुएंस एजुकेशन में भी आएगा। देन आता है इंटर रिलेशन एंड इंटरडिपेंडेंस अमॉन्गेस्ट वेरियस स्कूल सब्जेक्ट। पहले देख लेते हैं इंटर रिलेशन और इंटर डिपेंडेंस अमोंग स्कूल सब्जेक्ट का ज़रूरत क्या है। हर स्कूल सब्जेक्ट का इंटर रिलेशन, यानी कि साइंस के साथ लैंग्वेज का, लैंग्वेज के साथ सोशियोलॉजी का, सब सब्जेक्ट का इंटर रिलेशन और इंटर डिपेंडेंस क्या ज़रूरत है। खामोखाम क्यों हर सब्जेक्ट को कंबाइन करने जाएंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हॉलिस्टिक अंडरस्टैंडिंग, एक बच्चे अगर बच्चों को अगर आप एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट का एक ही टॉपिक पढ़ाएंगे और छोड़ देंगे, बच्चों को दूसरे सब्जेक्ट के साथ उस टॉपिक का लिंक क्या है, यानी कि इन रियलिटी उसका क्या मतलब है, क्या मीनिंग है, क्यों आप उसको ये चीज़ पढ़ा रहे हैं, उसको समझ में नहीं आएगा। तो बच्चे को हर टॉपिक में इन डेप्थ प्रैक्टिकल नॉलेज के लिए, होलिस्टिक अंडरस्टैंडिंग समग्र समझ के लिए, इंटर रिलेशन और इंटरडिपेंडेंस हर सब्जेक्ट के अंदर ज़रूरी है। एप्लीकेशन इन रियल लाइफ, वही मैंने बोला कि एप्लीकेशन ज़रूरी है। आपको अगर मैथमेटिक्स में इतने सारे फॉर्मूला लगा के मैथ्स करवाया जा रहा है, उसका अगर प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशन आपको नहीं आता है तो कोई मतलब ही नहीं है। ज्योग्राफी में इतना आपको लोकेशन पढ़ा रहे हैं, हम लेट लॉन्ग पढ़ा रहे हैं, रियलिटी में लेट लॉन्ग का क्या मतलब है। अगर आपको लेट लॉन्ग का प्रॉपर कॉन्सेप्ट रहेगा, तो आपको पहले तो जो साइड होता है ना ज्योग्राफी के अंदर, कि ये ईस्ट साइड, वो वेस्ट साइड, ये सारे चीज़ें कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। अगर प्रैक्टिकली आप इस चीज़ को पढ़ेंगे तो, थ्योरी पढ़ के चले जाएंगे, बस सिर्फ एक ही सब्जेक्ट पढ़ेंगे तो समझ में नहीं आएगा। तो एप्लीकेशन इन रियल लाइफ के लिए भी ये ज़रूरी है। देन एनहांसमेंट ऑफ क्रिटिकल थिंकिंग, जब बच्चों को एक सब्जेक्ट को दूसरे सब्जेक्ट के साथ लिंक करवा के आप पढ़ाते हैं, तब बच्चों के अंदर क्रिटिकल थिंकिंग भी और स्ट्रॉन्ग हो जाता है ना। प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी भी ग्रो होता है। देन डेवलपमेंट ऑफ रिसर्च एंड इनोवेशन, रिसर्च क्या करता है, हमेशा हर सब्जेक्ट को एनरिच करता है और हेल्दी बनाता है ना। तो उससे क्या होता है, एक सब्जेक्ट अगर एनरिच होता है तो वो उसका इम्पैक्ट दूसरे सब्जेक्ट में जाता है। तो इसीलिए इंटर डिसिप्लिनरी होना हर सब्जेक्ट का जरूरी। तो ये तो गया नीड ऑफ इंटर रिलेशन एंड इंटर डिपेंडेंस अमॉन्ग सब्जेक्ट्स। फिर एग्जाम्पल क्या है कि साइंस एंड मैथ्स, फिजिक्स हमेशा मैथ्स के फॉर्मूला के ऊपर डिपेंडेंट है, मोशन स्पीड ये सारे। देन हिस्ट्री एंड जियोग्राफी, हिस्टोरिकल इवेंट हर टाइम जियोग्राफिकल फैक्टर्स यानी कि क्लाइमेट, टेरेन, वाटर, रिवर्स, नेचुरल रिसोर्सेस, इसके ऊपर डिपेंडेंट होते हैं। इकोनॉमिक्स एंड पॉलिटिकल साइंस, अगर देखा जाए इकोनॉमिक जो पॉलिसीज है, ये सारे हमेशा पॉलिटिकल डिसीजंस पे डिपेंडेंट रहता है। देन लैंग्वेज एंड सोशल साइंस, लैंग्वेज
के द्वारा हम हिस्टोरिकल इवेंट को नैरेट कर पाते हैं। एनवायरमेंटल साइंस एंड केमिस्ट्री, एनवायरमेंटल साइंस में क्या होता है, एनवायरमेंटल साइंस में जो एनवायरनमेंट के बारे में हम पढ़ते हैं उसके अंदर जो पॉल्यूशन, क्लाइमेट चेंज, ये सारी चीज़ें रहता है, वो केमिस्ट्री से बिलोंग करता है ये सारी चीज़। ठीक है, तो ये क्या है आपका, इसके साथ आपका पूरा ये कंटेंट हो जाता है। ठीक है, ज़्यादा इन डेप्थ में भी नहीं बोली हूँ मैं, और एकदम ऊपर ऊपर भी नहीं। जो बोलना आपको ज़रूरी है, याद दिलाना ज़रूरी है, मैं बस उतना ही कवर कर दी हूँ, और ज़्यादा लेंदी मैं इस क्लास को नहीं करना चाहती हूँ। PYQ इसका मैं नेक्स्ट क्लास में लेके आ रही हूँ। ठीक है, इस यूनिट से जितने भी PYQ हैं नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट यूनिट में नहीं जाऊंगी, इसी यूनिट का PYQ करेंगे। ओके, चलिए क्लास को यहीं पे एंड करती हूँ मैं। बाय, गुड नाइट।